नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ रहे थे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 2 को दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 दोस्तों, अनुच्छेद 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और यहाँ से बहुत टिपिकल भी सवाल बनते हैं और बहुत सामान्य सवाल भी बनते हैं। तो दोनों प्रकार के प्रश्नों की हम शैली को देखेंगे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो चाहे सवाल कोई सा भी आए, गलत नहीं होगा। तो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया प्रदेश शामिल करना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख यानी अगर भारत में कोई भी नया प्रदेश, ध्यान रखना दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में बात हो रही है, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी नया प्रदेश शामिल करना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख। समझ में है? सीधी लाइन मिलेगी। भारत के राज्य क्षेत्र में, देखो, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया प्रदेश एक अनुच्छेद आएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन, यानी नाम बदलना है, वो सब अलग है, लेकिन यहाँ कोई क्षेत्र मिलाया जा रहा है, नाम परिवर्तन नहीं किया जा रहा। यह ध्यान रखना। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि नाम परिवर्तन करना है। जैसे हमने देखा कि एक बड़ा राज्य है, मान लीजिए एक बड़ा राज्य है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो एक बड़ा राज्य नहीं है दोस्तों। एक बड़ा राज्य को छोटा राज्य करने की जो पावर्स है, यानी जो जिसमें उल्लेख है, वो अनुच्छेद 3 में है, लेकिन 2 में ये उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया प्रदेश शामिल करना है। यानी चाहे बाहर से हो चाहे राज्य से को किसी भी तरीके से अगर कोई नया प्रदेश शामिल करना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 2 में। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको बता देता हूं, जैसे सिक्किम है, यानी 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ और सिक्किम को 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ। 36वें संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। और हाल फिलहाल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन हुआ। 100वां संविधान संशोधन के तहत हमने बांग्लादेश को कुछ बस्तियां प्रदान की और बांग्लादेश से हमने कुछ बस्तियां ली, यानी 111 गांव और 51 गांवों का ट्रांसफर हुआ। यानी जो 3 बीघा कॉरिडोर है, उसको जिसे मोदी से एक समझौता के नाम से जानते हैं, यानी 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर जो विवाद था उसका सल्टारा किया गया था। तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 2 में आता है। आई होप समझ में दोस्तों, सिंपल भाषा में समझना। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कोई नया प्रदेश शामिल करना है, प्रदेश शामिल करने की बात कर रहा हूं, उसका नाम परिवर्तन की बात नहीं कर रही है, यानी नया प्रदेश शामिल करना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 2 में है। अब जो मैंने अब सिक्किम वाला बताया, बांग्लादेश वाला बताया, तो दोस्तों हमारा जैसे ये भाग 1 खत्म होगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा दोस्तों। अगर वो भाग आपको समझ में है तो उसमें हम बात करेंगे कि सामान्य बहुमत यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया को लेकर आएंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया होती कैसे है, कुल कितने प्रकार की संविधान संशोधन प्रक्रिया, 2 प्रकार की है, 3 प्रकार की है, 368 के अंतर्गत है, वो कितने प्रकार की है, तो वो सब हम पूरा देखेंगे। और उसमें से लगभग जितने भी मोस्ट संविधान संशोधन है, वर्तमान में 105 हो चुके हैं और आरएएस प्री में 105वां पूछ लिया गया दोस्तों। यानी आरएएस प्री जो हाल फिलहाल के एग्जाम कंडक्ट हुआ था आरपीएससी द्वारा, तो उसमें ये प्रश्न भी पूछ लिया कि हाल फिलहाल में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 105वां पूछ। तो मैं जितने भी जितने भी संविधान संशोधन है सारे के सारे 105 बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि यूपीएससी में 1 से लेकर 105 तक कोई बड़ी बात नहीं, सभी पूछ लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 2 आपको क्लियर है दोस्तों, यानी ये भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया प्रदेश शामिल करना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये बात कर रहा हूं। अब भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया प्रदेश शामिल करता, यानी शामिल तो हमने किया, लेकिन करेगा कौन? सब समस्या तो ये है, क्या इसे करेगा, इसको शामिल करने की शक्ति किसके पास में? तो ये नोट लगाकर लिख लेना, नोट लगाकर लिख रहा हूं। अनुच्छेद 2 के अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार
संसद कानून बनाकर भारत के राज्य क्षेत्र में, या संसद कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से कथन इन कारणों में से प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 2 के अनुसार ये किसको पावर दी गई है कि कानून बनाए, यानी किसको पावर दी गई है, तो सीधा सीधा लिखा संसद को पावर दी गई है कि संसद कानून बनाकर, यानी राज्य इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यानी किसी राज्य हालांकि हम अनुच्छेद 3 को भी पढ़ेंगे, यानी भारी प्रदेश है, अगर वह किसी राज्य के साथ में सीमा विवाद करता है तो किस राज्य को ये पावर नहीं दी गई है कि वह अपना कोई क्षेत्र है उसको दे दिया जाए। ये सिर्फ कार्य करेगा कौन, तो साफ साफ शब्दों में उल्लेखित है कि संसद को ये पावर है। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों नोट लगाकर ही लिखेंगे, पहले तो इसे समझने का प्रयास करना। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह पावर दी गई है कि वह कानून बनाकर बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में मिला सकती है। यानी अगर कोई बाहरी क्षेत्र मिलाना चाहती है तो भी संसद के पास में पावर है, अगर देना चाहती है तो भी किसके पास में पावर है, संसद के पास में। अब दोस्तों नोट में ये बात लिखना, ये दोनों अगर ये दोनों बातें समझ में तो यहां से कथन इन कारणों से प्रश्न बनता है। सिंपल प्रश्न पूछ लेता है कि किसको पावर दी गई, तो संसद को है। संसद सामान्य बहुमत से बाहरी क्षेत्र को शामिल करती है, बस नोट लगाकर ये लिख लेना, संसद सामान्य बहुमत से बाहरी क्षेत्र को शामिल करती है, बाहरी क्षेत्र को शामिल करती है, बस। अब दोस्तों प्रश्न सुनना, यानी कथन इन कारणों से जो प्रश्न आता है, कथन आएगा या स्टेटमेंट दे देगा कि कौन कौन से कथन सही है। 2 कथन दिए हैं आपको, पहला कथन 2 3 जितने भी मर्जी दे सकता है, 2 मान लीजिए 2 कथन दे रखे, 3 कथन दे रखे, आपको उपयुक्त कथनों को सही ढंग से पढ़कर उत्तर का चयन करना है। अब प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न इस प्रकार का आएगा अनुच्छेद 2 में, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न 2 में पहला कोड दिया रहेगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में अगर किसी बाहरी प्रदेश को मिलाना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 में, पहला कथन। दूसरा कथन, किसी भी बाहरी प्रदेश को मिलाने की जो शक्ति है वह संसद के पास में, दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन, संसद सामान्य बहुमत से, या ऐसा यानी यहां ये लिख सकता है कि संसद विशेष बहुमत से बाहरी क्षेत्र को मिलाती है। अब आपसे पूछेगा कि कथन कौन सा सही है, 1 व 2, 1 व 2, 3 तीनों सही, 1 या 3 सही, तो आपको उत्तर छांटना रहेगा। तो मैंने सीधी सी बात बता दी, बाहरी क्षेत्र को मिलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 2 में है, और इसकी पावर किसके पास में, संसद के पास में, और संसद किस प्रकार से इसको मिलाती है, तो सामान्य बहुमत से, यानी कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बस 3 ही बातें हैं, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों से प्रश्न बनता है और आज तक प्रश्न बने हैं दोस्तों। बहुत बार छोटे स्तर पर यानी फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे अब की बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो यानी इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है। तो कभी कभार यूपीएससी का ये तो ट्रेंड है कि कथन एवं कारणों से, यानी यूपीएससी के एकमात्र दुनिया का ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको उत्तर दिए रहते हैं, आपको तो सिर्फ अपनी विवेक यानी बुद्धि का इस्तेमाल करना है दोस्तों। आप यकीन मानिए दोस्तों, यूपीएससी ऐसे यानी स्टेटमेंटों का चयन करती है जिसमें से अगर एक स्टेटमेंट भी आपको आता है ना तो आपका उत्तर 100% सही होने का चांस है, 50+ अबव जाने का चांसेज है। लेकिन बशर्ते हम कथन को पढ़ नहीं पाते हैं ठीक तरीके से, अदरवाइज हमारा उत्तर आप 2018 का 2000 जो भी 16 है, 2018, 2020 जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हुए सबको देख लेना, सबके अगर स्टेटमेंट से प्रश्न आए तो स्टेटमेंट में पॉलिटी में इतने आसान, पॉलिटी और हिस्ट्री में इतने आसान प्रश्न पूछे हुए हैं कि आप गैस नहीं कर पाएंगे। इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों, आपको पूरे जो भी जितने वीडियो एग्जाम हुए, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे और कैसे हमें उत्तर निकालना है। यानी हमें अगर 4 कथनों में से एक कथन भी आ रहा है ना तो भी उत्तर निकल जाते हैं दोस्तों। एक कथन, बशर्ते हम कथनों को यानी प्रश्नों को धैर्य पूर्वता के साथ में पढ़ें तो हमारा उत्तर आ सकता है। हो सकता है नहीं भी आए,
लेकिन मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है, 3 कथन टफ दे देता है, एक कथन आसान भी दे देता है। तो हमें उस शैली को पकड़ना है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 2 था दोस्तों। अनुच्छेद 2 मेरे हिसाब से समझ में, अनुच्छेद 2 में ही कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यूपीएससी लेवल तक देख लेते हैं। यानी अगर कोई बाहरी क्षेत्र मिलाना है, नोट लगाकर लिखना, ये तीनों बातें नोट लगाकर लिखें। यानी बाहरी क्षेत्र को मिलाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। प्रक्रिया निम्न है, यानी कितने तरीकों से बाहरी क्षेत्र को मिलाया जा सकता है, तो देयर आर 4 टाइप्स, 4 प्रकार के तरीके हैं जिनसे संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, किसी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में मिला सकती है। पहला तरीका है दोस्तों अभ्यर्पण। अभ्यर्पण। दूसरा तरीका है दोस्तों उपवृद्धि। तीसरा तरीका है दोस्तों आवेशन। और चौथा तरीका है लंबे समय तक। बस चारों तरीकों के नाम अगर समझ में है तो आपके उत्तर निकल कर आ जाएंगे दोस्तों। पहला तरीका है अभ्यर्पण। जब कोई भी राष्ट्र अपनी सार्वभौमिकता के साथ में, सीधा लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं, जब कोई भी राष्ट्र अपनी सार्वभौमिकता के साथ कोई क्षेत्र भारत को सौंप दे, के साथ कोई क्षेत्र भारत को सौंप दे, तो वह क्षेत्र भारत का होगा। यानी ऐसा कोई भी भौगोलिक इकाई जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार है और वह अपनी सार्वभौमिकता के साथ में, अपनी संपूर्ण प्रभुत्व के साथ में वह क्षेत्र किसको सौंप दे, भारत को सौंप दे, तो वह क्षेत्र किसका हुआ, भारत का। इसका सबसे सूटेबल एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, वर्तमान में ट्रेंडिंग में है और ये पर्सन हाल फिलहाल के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। एक महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का यानी विश्व के पास में इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। इसी मेडागास्कर के पास में एक द्वीप पड़ता है रीयूनियन। इस रीयूनियन द्वीप पर कब्जा किसका है दोस्तों, ध्यान रखना, इस रीयूनियन द्वीप पर कब्जा किसका है, तो दोस्तों ध्यान रखना फ्रांस का है। यानी रीयूनियन द्वीप किसका है, फ्रांस का। अभी हाल फिलहाल में इस रीयूनियन द्वीप पर कब्जा करना कौन चाहता है, तो दोस्तों चाइना। तो ये रीयूनियन द्वीप पर चाइना कब्जा करना चाहता है। आप भी जानते हैं कि फ्रांस एक शक्तिशाली देश है, सीधा से कब्जा तो कर नहीं पाएगा दोस्तों। तो इसने चाइना ने, यानी चाइना हमेशा चालबाजी करता है, चाइना अपनी अलग अलग पॉलिसियों के तहत जाना जाता है दोस्तों। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ के लोगों को भड़का दिया कि आप यहाँ जनमत संग्रह करवा लीजिए कि आप फ्रांस में रहना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह में लगभग 90% से ऊपर लोगों ने यहाँ फ्रांस का सहयोग यानी फ्रांस का समर्थन कर दिया कि हम फ्रांस में रहना चाहते हैं। अब मान लीजिए, अब कहां फ्रांस, कहां रीयूनियन, कहां अमेरिका महाद्वीप, तो यानी फ्रांस का ये रीयूनियन द्वीप है। अब रीयूनियन द्वीप फ्रांस ये कह दे कि हमसे तो क्षेत्र संभलता नहीं, हमारे पास में दूर बहुत है, तो आप भारत वालों आप कर लो, इसको हम आपको दे रहे हैं, तो ये क्षेत्र आपका है। तो इसे कहते हैं अभ्यर्पण। मैंने आपको करंट के साथ में जोड़कर बता दिया दोस्तों, अभ्यर्पण जब कोई भी राष्ट्र अपने सार्वभौमिकता के साथ में कोई भी क्षेत्र भारत को सौंप दे, यानी किसी भी देश को सौंप दे, तो उस विधि को नाम क्या दिया जाता है, अभ्यर्पण विधि के दिया जाता है। और इस विधि के अंतर्गत मिलाया गया क्षेत्र किसका होगा, जिस देश को सौंपा गया उसी का होगा दोस्तों। तो आई होप ये भी आपको समझ में, अभ्यर्पण मिटा देता हूं दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी आती है उपवृद्धि। नाम से स्पष्ट है, जब कोई भी क्षेत्र प्राकृतिक
वजह से अपने आप भारत में, प्राकृतिक वजह से अपने आप भारत में मिल जाए, तो वह क्षेत्र भी किसका होगा? तो वह क्षेत्र भी किसका होगा? भारत का होगा दोस्तों। दुनिया में इसके दो सुटेबल एग्जांपल है दोस्तों, और दोनों के दोनों भूगोल में इतने बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अपने एक भूगोल में एक थ्योरी पढ़ी होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोस्तों। अब दोस्तों एग्जाम प्रश्न देखो, आपने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले किताबों में इतनी आती थी, अभी नेपाल में एक सर्वे हुआ, नेपाल में सर्वे के तहत इसकी ऊंचाई है ना दोस्तों इतनी बताई जा रही है। ये ऑथेंटिक है दोस्तों, ध्यान रख लेना। कुछ किताबें 50 भी लिखती है, लेकिन नेपाल सर्वे में इतनी दे रखी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 86 मीटर यानी 86 ऊंचाई बढ़ी, तो ये बढ़ी कैसी? यानी पृथ्वी के गर्भ में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, यानी प्लेटें हिल रही है, इसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि हुई है। यानी विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, जिसे आप कहते हैं हिमालय दोस्तों। यानी हिमालय का विस्तार आज भी हो रहा है, सीधी सी बात है कहने का मतलब, अब विस्तार हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कोई ऐसा द्वीप जो प्राकृतिक वजह से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में द्वीप आगे चलेंगे भी दोस्तों, हिमालय बढ़ रहा है तो निश्चित सी बात है द्वीप भी आगे चलेंगे। तो द्वीप कोई अगर जुड़ जाए तो वो क्षेत्र भी किसका हो जाएगा? भारत का। मान लीजिए मेडागास्कर द्वीप है, और मेडागास्कर द्वीप वर्तमान में अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से थोड़ा सा हिलचुल हो, मेडागास्कर द्वीप सीधा अगर भारत से जुड़ जाए तो उस पर अधिकार किसका होगा? भारत का माना जाएगा दोस्तों। अब ये तो एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है दोस्तों, बहुत प्रश्न बनते हैं, यहां से तो प्रश्न बनने की संभावना रहती है दोस्तों। मेंस में तो इस पर सवाल भी पूछा हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दोस्तों एक आपने नाम सुना हो, बांग्लादेश में नदी बहती है, बांग्लादेश की एक नदी है जो जिस पर नाम है मोहरी नदी। अब दोस्तों गजब की बात क्या है, ये मोहरी नदी बांग्लादेश को क्यों पढ़ा रहा हूं दोस्तों? बांग्लादेश की मोहरी नदी है ना दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ कटाव करती है और मिट्टी बिछा कहां रही है? भारत की ओर बिछा रही है। यानी मान लीजिए चित्र बनाकर, यानी ये वाला क्षेत्र है, ये भारत का है इतना, या इस सीमा पर बहती है कौन? ये मोहरी नदी है, और ये वाला क्षेत्र मान लीजिए बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और ये क्षेत्र है भारत का। अब दोस्तों ये नदी है ना इस तरफ कटाव कर रही है, यानी मिट्टी का कटाव तो किस तरफ हो रहा है, और बिछा किस तरफ रही है? बिछा इस तरफ रही है। तो भारत की सीमा क्या प्राकृतिक तौर पर अपने आप नहीं बढ़ रही है क्या दोस्तों? तो भारत की सीमा प्राकृतिक तौर पर अपने आप बढ़ रही है। तो इस प्रकार की बढ़ी हुई सीमा पर भी अधिकार किसका होगा? तो भी भारत का होगा दोस्तों। मैंने दुनिया में 2 सुटेबल एग्जांपल बताए उपवृद्धि के, यानी वृद्धि का मतलब ये अपने आप वृद्धि हो जाना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना दोस्तों, और उपवृद्धि यानी अपने आप वृद्धि हो रही है प्राकृतिक तरीके से। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, और कोई नदी है, कोई ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक वजह से कोई क्षेत्र बढ़ा दे, तो वो भी क्षेत्र पर भारत का कब्जा होगा। नेक्स्ट है आवेशन। अब आवेशन क्या होता है दोस्तों? आवेशन देख लेते हैं। आवेशन, आवेशन का मतलब होता है, आवेशन शायद 2 लिखते हैं। आवेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? आवेशन का मतलब होता है खाली पड़े क्षेत्र पर भारत सबसे पहले अपनी सार्वभौमिकता स्थापित करे। खाली पड़े क्षेत्र पर भारत सबसे पहले अपनी सार्वभौमिकता स्थापित करे। मतलब क्या होता है अभी समझा। लास्ट है लंबे समय तक। लंबे समय तक सीधी सी बात है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र, भारत लंबे समय तक किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है। भारत लंबे समय तक किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है, तो वो क्षेत्र भी किसका होगा? भारत का होगा। अब समझते हैं दोस्तों, आवेशन का मतलब क्या होता है? खाली पड़े क्षेत्र पर भारत सबसे पहले अपनी सार्वभौमिकता
स्थापित कर ले। खाली पड़े क्षेत्र, अब दोस्तों खाली पड़ा क्षेत्र तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, लेकिन एक जगह है, आप जिसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका पूरा बर्फ से ढका हुआ वीरान महाद्वीप है दोस्तों, यानी मानव वहां रहते नहीं। तो वहां हमने दक्षिणी और मैत्री 2 अभियान भी चला रखे हैं दोस्तों, यानी ऐसा क्षेत्र जो खाली पड़ा है उस पर भारत सबसे पहले जाकर कब्जा कर ले, यानी कब्जे का मतलब अपनी सार्वभौमिकता, यानी लंबे समय तक उस अपने अपने सबसे पहले जाकर उसको पकड़ ले। तो वह क्षेत्र भी किसका हुआ? भारत पर। अंटार्कटिका पर सभी देश अपना अपना क्षेत्र दिखाते हैं दोस्तों, यानी अंटार्कटिका पर सबसे पहले जिसने जो जहां कब्जा कर लिया वो उस क्षेत्र उसी का हुआ दोस्तों। तो अंटार्कटिका महाद्वीप इसका सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है। लंबे समय तक तो दोस्तों अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा हुआ दोस्तों, पुर्तगाल वालों ने सबसे पहले किस चीज पर कब्जा कर लिया था? भारत के किस राज्य पर कब्जा हो गया था दोस्तों? गोवा पर, यानी सबसे पहले अधिकार क्षेत्र में आया था गोवा। और गोवा को आजादी के बाद में भी उन्होंने नहीं छोड़ा दोस्तों, 1961 तक नहीं छोड़ा। ऑपरेशन विजय अभियान के दौरान गोवा पुर्तगाल वालों से गोवा मुक्त करवाया गया था दोस्तों। ये भी आपको पढ़ा हुआ दोस्तों, भूगोल वगैरह में पढ़ते रहते हैं, भूगोल में आता है, पॉलिटी में थोड़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है ये। तो भारत यानी गोवा है। अब गोवा पर सार्वभौमिकता स्थापित करना है संपूर्ण प्रभुत्व के साथ में। भारत लंबे समय तक यही कह रहा था कि ये क्षेत्र हमारा है, तो अंततः पुर्तगाल वालों को ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। तो ये भी आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था बाहरी क्षेत्र से मिला, यानी बाहरी क्षेत्र से किस प्रकार हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिला सकते हैं, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में मिला सकते हैं। तो वो हमने पूरी विस्तार से चर्चा की दोस्तों। अब अगर एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, अच्छे से नोट डाउन करते हैं दोस्तों मेरी बातों के साथ में, जो मैंने स्टेटमेंट बोले हैं, यानी जिस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, अगर वो आराम से आपने धैर्यपूर्वकता के साथ में सुनी है दोस्तों, तो निश्चित मानिए आपका यकीनन कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और रही बात 35वां, 36वां और 100वां संविधान संशोधन है, तो मैंने आपको कहा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया हम स्पेशल पढ़ेंगे, तो पूरे 105 संविधान संशोधन वो हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप यकीन मानना दोस्तों, 2021 में कोई भी एग्जाम हुआ 105वें संविधान संशोधन या 100 प्लस जितने भी संविधान संशोधन है, सबसे प्रश्न पूछा है। पिछली बार यूपीएससी ने दोस्तों 99वां संविधान संशोधन पूछा था, जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था को लेकर था, यानी एनजेक व्यवस्था जिसे आप कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः डिलीट किया था, तो यूपीएससी उस पर पूछ चुकी है दोस्तों। अब 105वां मोस्ट है दोस्तों, ये भी यूपीएससी में पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए मैं इसको आराम से करवाएंगे। 105 के 5 लगभग जितने भी मोस्ट है सबके सब पढ़ लेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपका कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।